राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्यालय की 35वीं मंजिल पर बने विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। करीब 20 बड़े बड़े उद्योगपति और विदेशी निवेशक अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे थे। सामने लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर हजारों करोड़ रुपए की एक इंटरनेशनल डील की अंतिम प्रस्तुति चल रही थी। कमरे के बीचों बीच काले रंग का महंगा सूट पहने राठौर एम्पायर का मालिक विक्रांत राठौर पूरी शान से अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कमरे में बैठे हर व्यक्ति की निगाहें उसी पर थी। अगर मिस्टर राठौर इस डील पर साइन कर देते हैं तो अगले 6 महीनों में हमारी कंपनी पूरे एशिया में नंबर 1 हो जाएगी। प्रेजेंटेशन देने वाला विदेशी अधिकारी आत्मविश्वास से बोल रहा था, लेकिन आज पहली बार विक्रांत का ध्यान उस स्क्रीन पर नहीं था और दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसी समय उसका निजी सहायक धीरे धीरे उसके पास आया। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वह झुककर विक्रांत के कान के पास आया और बेहद धीमी आवाज में बोला, सर, अभी अभी खबर मिली है, तारा मेहता ने अर्जुन खन्ना से शादी कर ली। आज सुबह कोर्ट में मैरिज हो गई। बस एक ही पल, जैसे समय रुक गया। विक्रांत के हाथ में पकड़ी महंगी पेन उसकी उंगलियों के बीच हल्की सी कांप गई। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। दिल के किसी कोने में दबा हुआ 5 साल पुराना प्यार अचानक किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। लेकिन वह विक्रांत राठौर था, जिस आदमी के चेहरे पर करोड़ों का नुकसान भी सिकन नहीं ला सकता था। वह अपने दर्द को दुनिया के सामने कैसे आने देता। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फाइल बंद कर दी। शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, मीटिंग खत्म, बाकी डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस भेज दीजिए। कमरे में बैठे लोग हैरान थे। इतनी बड़ी डील, और विक्रांत बिना साइन किए उठकर चला गया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी काली लग्जरी कार शहर की व्यस्त सड़कों को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने पूछा, सर, घर चलना है? विक्रांत ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, दीदी के घर चलो। राठौर परिवार का आलीशान विला और उसकी बड़ी बहन नंदिनी राठौर का बंगला बिल्कुल आमने सामने नहीं, बल्कि एक ही विशाल प्रॉपर्टी के 2 हिस्सों में बने थे। बचपन से दोनों भाई बहन एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत रहे थे। जब भी विक्रांत टूटता, सबसे पहले नंदिनी के पास ही जाता। जैसे ही वह बंगले के अंदर पहुंचा, ड्राइंग रूम में अजीब सी खामोशी थी। उसकी माँ सुमन राठौर सोफे पर बैठी थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पास ही नंदिनी गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। विक्रांत को देखते ही नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुम्हें पता चल गया? विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर झुका दिया। सुमन जी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। 5 साल, पूरे 5 साल तक उसने हमारे घर की बहू बनने का सपना दिखाया, और आज एक बार भी तुम्हारे बारे में सोचे बिना किसी और से शादी कर ली। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सुमन जी ने कांपती आवाज से कहा, बेटा विक्रांत, जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। अब तुम भी नई शुरुआत कर लो। विक्रांत ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। माँ, अब किसी पर भरोसा नहीं होता। जिस लड़की के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, वही मुझे छोड़कर चली गई। नंदिनी उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हर लड़की तारा जैसी नहीं होती विक्रांत। मैं एक लड़की को जानती हूँ। नाम है सानवी कपूर। बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, संस्कारों वाली है, और सबसे बड़ी बात, उसे रिश्तों की कीमत पता है। विक्रांत हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। दीदी, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना। मैं शादी नहीं करूंगा। नंदिनी मुस्कुराई।
कम से कम एक बार तो मिल लो। वह यहीं सामने वाली सोसाइटी में रहती है। अगर पसंद नहीं आई तो मैं जिंदगी में दोबारा शादी के लिए नहीं कहूंगी। विक्रांत कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके सामने वही सड़क थी जिस पर कभी तारा उसके साथ घंटों टहला करती थी। आज वही रास्ता उसे बिल्कुल सूना लग रहा था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, सिर्फ एक बार, लेकिन यह मत समझना कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नंदिनी और सुमन जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने विक्रांत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिख दिया है जो उसके टूटे हुए दिल को फिर से धड़कना सिखाएगा। विक्रांत के हाँ कहने के बाद भी उसके चेहरे पर किसी दूल्हे जैसी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बहन नंदिनी की बात टालना नहीं चाहता था। उसके लिए यह रिश्ता कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि जिंदगी के उस खालीपन को ढकने की एक नाकाम कोशिश थी जिसे तारा अपने साथ ले गई थी। दूसरी तरफ नंदिनी जानती थी कि उसका भाई बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। इसलिए उसने बिना देर किए सानवी कपूर के परिवार से मिलने का समय तय कर लिया। सानवी कपूर शहर के प्रतिष्ठित कपूर परिवार की बेटी थी। खूबसूरती उसके चेहरे में जरूर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका स्वाभिमान था। उसने अपने माता पिता को हमेशा यही कहा था, मैं शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि अच्छे इंसान से करूंगी। जिस रिश्ते की शुरुआत लालच से हो उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। इसी सोच की वजह से उसने पहले आए 3 रिश्तों को बिना किसी डर के ठुकरा दिया था। किसी ने लग्जरी कार मांगी, किसी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी, तो किसी ने शादी के बाद बिजनेस में हिस्सेदारी। हर बार सानवी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, मैं कोई सौदा नहीं हूँ जिसे कीमत देकर खरीदा जाए। इन सब वजहों से रिश्तेदारों ने उसे घमंडी कहना शुरू कर दिया था। लोग उसकी मजबूरी नहीं, सिर्फ उसके टूटे रिश्ते गिनते थे। कई बार रिश्तेदार उसकी माँ से ताना मारते, इतनी भी क्या अकड़, लड़की की उम्र निकल जाएगी। लेकिन सानवी हर बार अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती, अगर सही इंसान नहीं मिला तो मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। जब नंदिनी पहली बार कपूर हाउस पहुंची, तब उसने सानवी को अपने पिता के साथ बैठकर कंपनी के दस्तावेज देखते हुए पाया। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, यही लड़की मेरे भाई की जिंदगी बदल सकती है। कुछ देर की बातचीत के बाद नंदिनी ने धीरे से कहा, मैं तुमसे अपने भाई विक्रांत राठौर के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। विक्रांत का नाम सुनते ही कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। शहर का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो राठौर एम्पायर के मालिक को ना जानता हो। सानवी ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह वही विक्रांत ठाकुर है जिनकी 5 साल पुरानी सगाई कुछ दिन पहले टूट गई? नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिला दिया। हाँ, वही। कुछ पल के लिए सानवी बिल्कुल चुप हो गई। उसे पहली बार किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चला था जिसका दिल उससे भी ज्यादा बुरी तरह टूटा था। उसने धीरे से विक्रांत की तस्वीर अपने हाथ में ली। तस्वीर में उसका चेहरा बेहद गंभीर था। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे मुस्कुराना वह बहुत पहले भूल चुका हो। सानवी ने तस्वीर को देखते हुए मन ही मन सोचा, जिस इंसान की आंखों में इतना दर्द हो वह बुरा नहीं हो सकता। शायद उसे सिर्फ किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो उसे फिर से जीना सिखा सके। उसने तस्वीर वापस मेज पर रखी और शांत आवाज में कहा, अगर उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी मंजूर है। यह सुनते ही सानवी के माता पिता की आंखों में राहत के आंसू आ गए।
नंदिनी के चेहरे पर भी कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके भाई के लिए उम्मीद की एक नई किरण भेज दी हो। उधर विक्रांत को जब बताया गया कि सानवी ने बिना किसी शर्त के रिश्ता स्वीकार कर लिया है, तो उसने बस इतना कहा, जो आपको ठीक लगे कर दीजिए। उसकी आवाज में न उत्साह था न जिज्ञासा, जैसे शादी उसके लिए जिंदगी का नहीं, एक जिम्मेदारी का फैसला हो। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में भव्य विवाह का आयोजन हुआ। पूरा शहर उस शादी की चर्चा कर रहा था। आलीशान महल जैसी सजावट, हजारों मेहमान, चमकती रोशनियां, शहनाई की मधुर धुन और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा। लाल जोड़े में सजी सानवी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अधूरी थी। जब भी वह विक्रांत की तरफ देखती, उसे उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन दिखाई देता। ऐसा लगता था जैसे वह मंडप में मौजूद होकर भी कहीं और खोया हुआ हो। फेरे शुरू हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि साक्षी थी। दोनों साथ वचन ले रहे थे, लेकिन उन वचनों में सिर्फ सानवी का विश्वास था। विक्रांत के कदम तो उसके साथ चल रहे थे, मगर उसका दिल अब भी अतीत की राख में कहीं दबा हुआ था। विदाई का समय आया। सानवी ने अपने माता पिता को गले लगाया। उसकी माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पिता ने कांपते हाथों से उसकी पेशानी चूम कर कहा, बेटी, हमेशा अपनी इज्जत और संस्कारों को सबसे ऊपर रखना। सानवी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अनजाने डर से भरा हुआ था। वह उस घर में जा रही थी जहां उसका पति उसके साथ था, लेकिन शायद उसका दिल अब भी किसी और के पास था। दूसरी ओर विक्रांत पूरी रस्मों के दौरान बिल्कुल खामोश रहा। उसने एक बार भी सानवी की तरफ ठीक से नहीं देखा। रात होते होते बारात राठौर विला पहुंच गई। घर दुल्हन के स्वागत के लिए रोशनी से जगमगा रहा था। सुमन जी ने आरती उतारी। नंदिनी ने मुस्कुराकर सानवी का हाथ थामा और कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। सानवी ने दहलीज पर कदम रखने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद की। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं इस घर को अपना बना सकूं, और अगर मेरे पति के दिल में कभी मेरे लिए जगह बने तो वह सिर्फ मजबूरी से नहीं, अपने मन से बने। राठौर विला रोशनी से जगमगा रहा था। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। मेहमान एक एक करके जा चुके थे और पूरे घर में अब सन्नाटा उतरने लगा था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सुमन जी और नंदिनी भी अपने अपने कमरों में चली गई। पूरे विशाल विला में अब सिर्फ हल्की पीली रोशनी और फूलों की खुशबू बची थी। दूसरी ओर सानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। लाल जोड़े का भारी लहंगा उसके शरीर पर बोझ जैसा लगने लगा था। गर्दन पर पड़े भारी हार और हाथों में चूड़ियों की खनक उसे बार बार यह एहसास दिला रही थी कि आज उसकी शादी हुई है, लेकिन उसके पति अब तक उसके पास नहीं आए थे। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। तभी नीचे से एक नौकर गुजरा। सानवी ने धीमे स्वर में पूछा, विक्रांत जी अब तक नहीं आए? नौकर ने सम्मान से जवाब दिया, साहब एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं मैडम। उन्होंने कहा है देर हो जाएगी। सानवी ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर आई मुस्कान अगले ही पल फीकी पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद उनके लिए बिजनेस मुझसे ज्यादा जरूरी है, या शायद मैं ही उसके लिए जरूरी नहीं हूँ। वह वापस कमरे में आ गई। उसने धीरे धीरे अपने भारी गहने उतारने शुरू किए। कानों के झुमके, हार, चूड़ियां, पायल एक एक करके सब ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। फिर उसने भारी जारीदार दुल्हन का लहंगा उतारकर सोफे पर रख दिया।
थकान इतनी थी कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि लहंगे का एक हिस्सा फर्श तक फैल गया है। उसने हल्का सा सूती नाइट सूट पहना, बाल खोल दिए और बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में चारों तरफ गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू फैली हुई थी। पलंग फूलों से सजा था, लेकिन वह सजावट उसे खुश करने के बजाय और अकेला महसूस करा रही थी। उसने तकिए से पीठ टिकाई और अनजाने में उसकी आंखें भर आई। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। सुबह तक जो कमरा उसका अपना था, अब वह किसी और घर की बहू बन चुकी थी। उसने धीरे से आंसू पोंछे और खुद से कहा, रोना नहीं सानवी, नई जिंदगी की शुरुआत है। शायद कल सब ठीक हो जाएगा। इसी इंतजार में ना जाने कब उसकी आंख लग गई। करीब रात के 1:30 बजे विला के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। विक्रांत बेहद थका हुआ कार से उतरा। दिन भर की मीटिंग और मानसिक तनाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे के सामने पहुंचा, उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। उसने स्विच ऑन किया तो रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर पड़े लाल लहंगे पर गई। लहंगे का कुछ हिस्सा नीचे फर्श पर फैला हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर गहने अस्त व्यस्त पड़े थे। पलंग पर फूलों की लड़ियां आधी हट चुकी थी। विक्रांत की भवें सिकुड़ गई। उसे बचपन से हर चीज करीने से रखने की आदत थी। बिखरा हुआ कमरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने धीमे लेकिन कटु स्वर में कहा, कमाल है। कमरे की हालत देखकर ही इंसान के स्वभाव का पता चल जाता है। इतने में उसकी नजर बिस्तर पर सो रही सानवी पर पड़ी। खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। दिन भर की थकान के बाद वह गहरी नींद में थी। उसके मासूम चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। एक पल के लिए विक्रांत की नजर उसी पर ठहर गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके जहन में तारा की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभर आई। दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। उसने तुरंत अपनी नजर फेर ली और कड़वाहट से बुदबुदाया, चेहरा मासूम होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। 3 रिश्ते तोड़ चुकी है। पता नहीं कितना घमंड होगा इसे अपने ऊपर। असलियत क्या थी, यह जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। उसने लोगों से सुनी हुई बातों को ही सच मान लिया था। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो देखा कि सानवी उसी तरह गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले कमरे के एक कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। 2 अजनबी एक ही कमरे में, एक ही रिश्ते में बंधे हुए, लेकिन उनके बीच इतनी दूरी थी कि जैसे 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग हो। सानवी के सपनों में अभी भी अपने नए जीवन की छोटी छोटी उम्मीदें थी, जबकि विक्रांत के दिल में सिर्फ टूटे हुए विश्वास की चुभन बाकी थी। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। राठौर विला के आंगन में बने छोटे से मंदिर से घंटियों की मधुर आवाज आने लगी थी। हवा में अगरबत्ती और चंदन की हल्की सी खुशबू घुल गई थी। पूरे घर में एक शांत और पवित्र वातावरण था। सानवी की आंख बहुत ही सुबह खुल गई थी। नई बहू होने के नाते उसने सोचा कि घर के सभी लोगों के उठने से पहले स्नान करके भगवान की पूजा कर ले। उसने जल्दी से तैयार होकर हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी, मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया और सिर पर पल्लू रखकर नीचे मंदिर में चली गई। उसने पूरे मन से दीपक जलाया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस नए रिश्ते को निभा सकूं। अगर मेरे हिस्से में दुख भी आए तो मुझे उन्हें सहने का धैर्य देना। पूजा समाप्त होने के बाद वह भगवान की आरती की थाली लेकर ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई।
उसने सोचा कि नए घर में पहली सुबह अपने कमरे में भी भगवान का दिया जला दे। कमरे का दरवाजा धीरे से खोलते ही उसने देखा कि विक्रांत अब भी गहरी नींद में सो रहा था। रात देर से आने की वजह से शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सानवी ने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज न हो। उसने बहुत धीरे से कमरे की लाइट जलाई ताकि दीपक रखते समय उसे कुछ दिखाई दे सके, लेकिन जैसे ही उसने अगरबत्ती जलाई, उसकी हल्की सी खुशबू और धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। विक्रांत ने करवट बदली, फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने माथा सिकोड़ते हुए इधर उधर देखा और फिर गुस्से से सानवी की तरफ देखने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सानवी भी एक पल के लिए घबरा गई। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान की आरती कर रही थी। विक्रांत बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अभी अभी मेरी आंख लगी थी और तुमने पूरी नींद खराब कर दी। सानवी ने भी बिना झुके उसकी तरफ देखा। वह बचपन से गलत बात सहने वालों में से नहीं थी। उसने संयमित लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अकल तो शायद आप में भी नहीं है। सुबह का समय पूजा का होता है, पूरी दुनिया उठ जाती है। यह सुनते ही विक्रांत का चेहरा और सख्त हो गया। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। सानवी ने शांत रहते हुए कहा, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। विक्रांत ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें पति से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। यह सुनते ही सानवी का चेहरा बदल गया। वह अपनी माँ का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जवाब दिया, और लगता है आपने भी अपनी पत्नी से इज्जत से बात करना अपने पिता से नहीं सीखा। बस इतना सुनना था कि विक्रांत का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा। वह तेजी से सानवी की तरफ बढ़ा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और एक झटके से उसे अलमारी के पास पहुंचा दिया। सानवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। सानवी का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ गाल पर रखा। उसकी आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। दर्द सिर्फ गाल पर नहीं था, उसके आत्मसम्मान पर भी लगा था। विक्रांत ने गुस्से में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए दांत भींच कर कहा, आज के बाद मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सानवी उसकी आंखों में देखती रही। वह डर गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, जिस इंसान के अंदर अपनी पत्नी के लिए सम्मान नहीं होता, वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है। यह सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए चुप रह गया। शायद उसके भीतर कहीं एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसका अहंकार उस एहसास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अलमारी से एक तकिया उठाया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बीचों बीच बने लकड़ी के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाकर उसने अपना बिस्तर लगा लिया। नीचे कमरे में सानवी अकेली खड़ी रह गई। उसने धीरे से आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर पड़ा लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। वह पलंग पर बैठ गई। इस बार उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटी, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो स्वभावों का भी मिलन होता है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान को मत खोना। सानवी ने अपने आंसू पोंछे। उसने मन ही मन एक फैसला किया, मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर कभी नहीं।
उधर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर लेटा विक्रांत सो नहीं पा रहा था। उसके कानों में बार बार उस थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में सीमा पार कर दी, लेकिन अगले ही पल तारा की याद और टूटे विश्वास ने उसके मन को फिर कठोर बना दिया। उसने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, कमजोर नहीं पड़ना है, अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। सुबह की वह कड़वी घटना बीत चुकी थी, लेकिन उसका दर्द अब भी कमरे की दीवारों में जैसे गूंज रहा था। सानवी ने आईने के सामने खड़े होकर अपने गाल पर पड़े लाल निशान को देखा। रात भर की दुल्हन वाली चमक अब कहीं खो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, लेकिन उसने आंसू पोंछ दिए। उसने खुद से सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप को कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि उसकी बेटी इस घर में दुखी है। उसने अलमारी से हल्के रंग की एक सादी सी साड़ी निकाली, बालों को करीने से बांधा और चेहरे पर जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की। दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि एक नई बहू का पहला दिन पूरे परिवार की नजरों में होता है। वह अपने दर्द को अपने चेहरे तक नहीं आने देना चाहती थी। नीचे डाइनिंग हॉल में सुमन राठौर पहले से बैठी थी। जैसे ही उन्होंने सानवी को देखा, प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। सानवी ने उसके पैर छुए। सुमन जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह आशीर्वाद सुनते ही सानवी की दिल में एक टीस उठी। उसने मन ही मन सोचा, काश यह सच भी हो जाए। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए विक्रांत दिखाई दिया। उसने काले रंग की ट्रैक पैंट पहन रखी थी और व्यायाम करके अभी अभी आया था। उसके बाल हल्के गीले थे। उसने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी सानवी को देखा, उसके चेहरे पर फिर वही कठोरता लौट आई। वह बिना उसकी तरफ देखे कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने नाश्ता परोसना शुरू किया। कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, सुबह सुबह सामने आने की इतनी भी क्या जल्दी थी? सानवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन डर नहीं था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, यह घर सिर्फ आपका नहीं है, अब मेरा भी है। मैं किसी से छिपकर नहीं रहूंगी। विक्रांत ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी अधिकार जताने लगी हो। सानवी ने गहरी सांस ली और बोली, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। लेकिन अगर कोई मेरा इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी चुप रहकर सब कुछ सहने वालों में से नहीं हूँ। सुमन जी दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही दिन में दोनों के बीच इतनी दूरी कैसे आ गई। उन्होंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। विक्रांत बेटा, सानवी पहली बार इस घर में आई है, उसे थोड़ा समय दो। लेकिन विक्रांत का दिल अभी भी अतीत की आग में जल रहा था। उसने बिना सानवी की तरफ देखे कहा, दीदी ने तुम्हारे बारे में जो बताया था, शायद वह गलत था। यह सुनकर सानवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, हो सकता है मैं उतनी अच्छी ना हूँ जितना लोगों ने आपको बताया है, लेकिन मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप बिना जाने मुझे समझ चुके हैं। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और उठकर जाने लगा। तभी सुमन जी ने कहा, ऑफिस जा रहे हो? हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, बहू का पहला दिन है। विक्रांत कुछ पल रुका, फिर बिना पीछे देखे बोला, कोशिश करूंगा, और वहां से चला गया। विक्रांत के जाते ही सानवी की आंखें दरवाजे पर टिक गई। उसे नहीं पता था कि वह उसके लौटने का इंतजार क्यों कर रही थी। शायद इसलिए कि हर लड़की शादी के बाद अपने पति से दो मीठे शब्द सुनना चाहती है।
लेकिन उसके हिस्से में अब तक सिर्फ ताने, गुस्सा और एक दर्दनाक थप्पड़ आया था। सुमन जी उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, विक्रांत ऐसा नहीं था। तारा के जाने के बाद वह बहुत बदल गया है। सानवी ने पहली बार तारा का नाम सीधे अपनी सास के मुंह से सुना। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके पति की नफरत की वजह वह नहीं, बल्कि उसका टूटा हुआ अतीत था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपना रिश्ता निभाने आई हूँ। सुमन जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मासूम लड़की की जिंदगी में खुशियां भर देना। मेरे बेटे के दिल का दर्द भी कम कर देना। उधर ऑफिस पहुंचने के बाद भी विक्रांत का मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहा था। सानवी का लाल पड़ा गाल, उसकी नम आंखें और उसका वह एक वाक्य, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप बिना जाने मुझे समझ चुके हैं। विक्रांत ने सिर झटक दिया। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना है। एक बार भरोसा करके जो दर्द मिला है वह दोबारा नहीं सह सकता। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। राठौर विला का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। सानवी ने अपनी सादगी, विनम्रता और जिम्मेदारी से धीरे धीरे पूरे घर का दिल जीतना शुरू कर दिया था। सुबह सबसे पहले उठकर वह मंदिर में पूजा करती, फिर सुमन जी के लिए चाय बनाती, नौकरों के साथ मिलकर पूरे घर का काम संभालती और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। सुमन जी कई बार उसे रोकती, बेटा, तुम इस घर की बहू हो, नौकर नहीं। लेकिन सानवी मुस्कुरा कर कहती, माँ, अपना घर संभालने में कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। सुमन जी उसकी बातें सुनकर मन ही मन भगवान से शुक्रिया अदा करती कि उनके बेटे की जिंदगी में इतनी संस्कारी लड़की आई है। लेकिन उन्हें यह भी दुख होता कि विक्रांत अब भी उसकी अच्छाई को देखने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ विक्रांत पहले की तरह खुद को काम में डुबो चुका था। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। घर में सानवी से उसकी बातें सिर्फ जरूरत भर की होती। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच अजनबियों जैसी दूरी थी। कई बार सानवी उसके लिए चाय बनाकर रख देती, लेकिन वह बिना छुए ही ऑफिस चला जाता। कई बार वह उसका पसंदीदा खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन विक्रांत बिना कुछ बोले 2 कौर खाकर उठ जाता। यह सब देखकर सानवी का दिल टूट जरूर जाता था, लेकिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसने खुद से एक ही बात कही थी, जिस इंसान का दिल पहले ही टूट चुका हो उसे प्यार नहीं, समय चाहिए। एक शाम राठौर ग्रुप के बिजनेस पार्टनर की ओर से शहर के सबसे बड़े क्लब में एक भव्य समारोह रखा गया। विक्रांत को वहां मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वह अपने मन से वहां पहुंचा। चारों तरफ हंसी, संगीत और रोशनी का माहौल था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता थी। वह कुछ लोगों से औपचारिक बातें ही कर रहा था कि अचानक उसकी नजर हॉल के दूसरे कोने पर जाकर ठहर गई। वहां तारा खड़ी थी, हल्के सुनहरे रंग की साड़ी पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए, और उसके साथ उसका पति अर्जुन खन्ना था। दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। अर्जुन ने प्यार से तारा के कंधे पर हाथ रखा और तारा मुस्कुरा उठी। वह दृश्य देखते ही विक्रांत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे 5 साल पुराने वे सारे दिन याद आने लगे, जब तारा ने उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। वही लड़की आज किसी और की पत्नी बनकर उसी तरह मुस्कुरा रही थी। विक्रांत ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हट नहीं पा रहा था। उसी समय तारा की भी नजर विक्रांत पर पड़ी। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। तारा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपने पति के साथ दूसरी तरफ चली गई। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया।
उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया हो। उसने बिना किसी से कुछ कहे अपना गिलास मेज पर रखा और क्लब से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा शहर पर उतर चुका था। वह कार चलाते हुए लगातार उसी बारे में सोचता रहा। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। क्या 5 साल का प्यार इतना आसान था कि वह इतनी जल्दी किसी और की हो गई? क्या उसे कभी मेरी याद नहीं आई, या फिर मैं ही उसके लिए कभी मायने नहीं रखता था? इन सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। विला के ज्यादातर कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ ड्राइंग रूम की एक हल्की लाइट जल रही थी। सानवी अभी तक जाग रही थी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वह तुरंत उठकर बाहर आई। विक्रांत का चेहरा देखते ही वह समझ गई कि आज कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द लौट आया था। बिना कुछ पूछे वह रसोई में गई और अदरक वाली गर्म चाय बनाकर ले आई। उसने कप विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, शायद आपका सिर दर्द कर रहा है, चाय पी लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। विक्रांत ने एक पल के लिए कप की तरफ देखा, फिर बिना उसकी ओर देखे बोला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। सानवी ने शांत स्वर में कहा, यह हमदर्दी नहीं, फिक्र है। विक्रांत का धैर्य टूट गया। उसने कप हाथ में लिया, मेज पर रख दिया और ठंडी आवाज में बोला, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत किया करो। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। सानवी वहीं खड़ी रह गई। उसने मेज पर रखी चाय को देखा, जिससे अब भी भाप उठ रही थी। कुछ देर बाद उसने वह कप उठाया और धीरे से रसोई में रख आई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार ही लिखा है तो मुझे इतना धैर्य भी देना कि मैं बिना शिकायत किए यह सफर पूरा कर सकूं। उधर अपने कमरे में पहुंचकर विक्रांत खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर रात की खामोशी फैली हुई थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि जिस लड़की को वह बार बार ठुकरा रहा है, वही हर रात उसके लौटने का इंतजार करती है, उसके लिए चाय बनाती है और बिना किसी शिकायत के उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी उसके दिल पर अतीत का दर्द इतना गहरा था कि उसे वर्तमान में खड़ा वह सच्चा रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था। राठौर विला की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही। सानवी की मौजूदगी से घर में एक अपनापन आ गया था। सुमन जी की हंसी लौटने लगी थी। नौकर भी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। लेकिन एक रिश्ता अब भी अधूरा था, विक्रांत और सानवी का। दोनों रोज एक दूसरे को देखते थे, मगर दिल की बात कोई नहीं करता। एक शाम विक्रांत ऑफिस से लौट रहा था। दिन भर की लगातार मीटिंग्स ने उसे थका दिया था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरे विला की बिजली चली गई है। जनरेटर में भी अचानक खराबी आ गई थी। पूरा घर हल्की मोमबत्तियों की रोशनी में डूबा हुआ था। विक्रांत ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे रसोई में बर्तनों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह वहां पहुंचा तो देखा कि सानवी मोमबत्ती की रोशनी में खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर मोमबत्ती की लौ पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों की चमक और भी साफ दिखाई दे रही थी। सानवी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। आप आ गए? मैंने सोचा आज बिजली नहीं है, इसलिए खाना ठंडा ना हो जाए। विक्रांत ने पहली बार बिना किसी कटुता के उसकी ओर देखा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? सानवी ने सिर हिलाया। मैं आपका इंतजार कर रही थी। यह सुनकर विक्रांत कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे याद नहीं था कि पिछली बार कोई उसका इस तरह इंतजार कब कर रहा था। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। घर में खामोशी थी।
सिर्फ मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद सानवी ने प्लेट में दाल परोसते हुए कहा, एक बात पूछूं? विक्रांत ने पहली बार शांत स्वर में कहा, पूछो। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आप मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते? यह सवाल सुनकर विक्रांत के हाथ रुक गए। उसने जवाब नहीं दिया। सानवी ने आगे कहा, मैं आपसे कभी तारा जी को भूलने के लिए नहीं कहूंगी। किसी को भूलना मजबूरी से नहीं होता, लेकिन क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि आप मुझे एक इंसान की तरह देखें, सिर्फ अपनी पत्नी की तरह नहीं। उसकी आवाज में शिकायत कम और दर्द ज्यादा था। विक्रांत पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था। वहां न कोई लालच था, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता, किसी अपने के चले जाने के बाद इंसान अंदर से कितना खाली हो जाता है। सानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खाली कमरों में ही तो नई रोशनी सबसे पहले दिखाई देती है। यह सुनकर विक्रांत अनायास मुस्कुरा दिया। शायद शादी के बाद यह पहली बार था जब उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। सानवी उस मुस्कान को देखकर कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग चुकी थी। खाना खत्म होने के बाद दोनों बरामदे में आकर खड़े हो गए। बारिश अब तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। सामने फैले बगीचे में बारिश की बूंदें फूलों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले उस नजारे को देखते रहे। अचानक सानवी ने धीमे स्वर में कहा, जानते हैं, बचपन से मुझे बारिश बहुत पसंद है। माँ कहती थी कि बारिश पुराने दर्द धो देती है। विक्रांत ने पहली बार उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर सच में ऐसा होता तो शायद मेरे अंदर भी कुछ दर्द कम हो जाता। सानवी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस चुपचाप अपनी शॉल उतार कर उसके कंधों पर रख दी। बारिश में ठंड लग जाएगी, उसने धीमे से कहा। विक्रांत ने शॉल को देखा, फिर सानवी की ओर। वह चाहती तो उसके करीब आने का कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ उसकी परवाह की थी। उस पल विक्रांत के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने धीरे से शॉल का एक सिरा पकड़कर सानवी की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हें भी ठंड लग जाएगी, इसे हम दोनों ओढ़ लेते हैं। दोनों एक ही शॉल की गर्माहट में कुछ कदमों की दूरी पर बरामदे में खड़े रहे। उनके बीच कोई स्पर्श नहीं था, कोई बनावटी फिल्मी दृश्य नहीं था, सिर्फ दो धड़कनों के बीच पहली बार जन्म लेता हुआ विश्वास था। बारिश की बूंदें सामने गिरती रही और लंबे समय बाद विक्रांत को महसूस हुआ कि उसके दिल की दीवारों में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी है, जहां से सानवी की सच्ची मोहब्बत धीरे धीरे अंदर उतर रही थी। उसी समय दूर सड़क के उस पार एक कार आकर रुकी। विक्रांत की नजर अनजाने में उधर गई। कार से तारा और अर्जुन उतर रहे थे। विक्रांत का चेहरा फिर गंभीर हो गया। सानवी ने उसकी आंखों में लौटता हुआ दर्द देख लिया। वह समझ गई कि उनकी कहानी अभी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इस बार उसने मन ही मन एक वादा किया, मैं इनके अतीत से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं इनके भविष्य का हिस्सा बनकर रहूंगी। तारा से क्लब में हुई मुलाकात के बाद कई दिन तक विक्रांत बेचैन रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस अतीत को वह सीने से लगाए बैठा था, वह अब किसी और की जिंदगी बन चुका था। तारा अपनी दुनिया में खुश थी और वह अब भी बीते हुए पलों की राख समेटे बैठा था। लेकिन उसी दौरान उसने एक और बात पर ध्यान देना शुरू किया। हर सुबह जब वह उठता तो उसकी माँ के कमरे से सानवी की हंसी सुनाई देती। कभी वह सुमन जी को दवा देती, कभी उनके साथ बैठकर चाय पीती।
कभी पूरे घर को अपनेपन से संवार देती। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, न शिकायत की, न ताने दिए, बस अपना रिश्ता निभाती रही। एक रात विक्रांत अपने स्टडी रूम में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। वह सानवी की थी। शायद गलती से वही रह गई थी। उसने उसे खोलने का इरादा नहीं था, लेकिन डायरी के बीच से एक कागज नीचे गिर पड़ा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर किसी का दिल पहले से टूटा हो तो उससे प्यार मांगा नहीं जाता, बस चुपचाप उसका साथ निभाया जाता है। विक्रांत देर तक उस एक पंक्ति को देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की, वह हर दिन उसकी तकलीफ को समझ रही थी। अगली सुबह वह पहली बार बिना किसी काम के जल्दी घर लौट आया। सानवी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर वही सादगी थी जिसने बिना कुछ कहे पूरे घर का दिल जीत लिया था। विक्रांत कुछ कदम दूर खड़ा उसे देखता रहा। सानवी ने मुड़कर देखा तो वह चौंक गई। आप आज इतनी जल्दी? विक्रांत ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, आज पहली बार मुझे ऑफिस से ज्यादा जरूरी कोई और काम लगा। सानवी उसकी बात समझ नहीं पाई। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में पहली बार कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन था। सानवी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगी? दोनों बगीचे में बने पुराने झूले तक आकर बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ हवा चलती रही। फिर विक्रांत बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें बिना जाने परखे तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। शायद मैं अपने अतीत से बाहर ही नहीं निकल पाया था। सानवी चुपचाप सुनती रही। विक्रांत की आंखें भर आई। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सानवी ने उसे देखा। जिस आदमी की आंखों में कभी सिर्फ गुस्सा था, आज वहां पछतावा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते जीतने के लिए माफ करना पड़ता है, और मैं तो उसी दिन आपको माफ कर चुकी थी, जिस दिन समझ गई थी कि आपकी लड़ाई मुझसे नहीं, आपके दर्द से है। यह सुनते ही विक्रांत की आंखों से एक आंसू निकल आया। उसने पहली बार पूरे सम्मान के साथ सानवी का हाथ अपने हाथों में लिया। आज से मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आने की वजह नहीं बनूंगा। सानवी की पलकों पर भी नमी उतर आई। उसी समय सुमन जी और नंदिनी दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। सुमन जी ने धीरे से कहा, आज मेरा बेटा सच में वापस लौट आया। उस रात राठौर विला में एक छोटा सा पारिवारिक रात्रि भोज रखा गया। घर में लंबे समय बाद हंसी गूंज रही थी। भोजन के बाद जब सभी अपने कमरों में चले गए, तब विक्रांत ने कमरे का दरवाजा खोला। वही कमरा जहां उसकी पहली रात गलतफहमियों और कड़वाहट में बीती थी। लेकिन आज कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। फूलों की हल्की सी खुशबू थी। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में फैल रही थी और वातावरण में एक सुकून था। सानवी अंदर आई तो हल्का सा संकोच उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, उस रात मैंने तुम्हें इस कमरे में अकेला छोड़ दिया था। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से हो, लेकिन इस बार भरोसे के साथ। सानवी की आंखें झुक गई। विक्रांत उसके करीब आया और बहुत धीरे से बोला, क्या अब भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह है? सानवी ने बिना शब्दों के सिर हिलाकर हाँ कहा। विक्रांत ने स्नेह और सम्मान से उसका हाथ थामा, फिर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में हल्के से उठा लिया। सानवी चौंक गई और धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हैं? विक्रांत हंस पड़ा। अपनी पत्नी को उसकी नई जिंदगी की दहलीज पार करा रहा हूँ, इस बार बिना आंसुओं के। सानवी भी मुस्कुरा उठी।
उसने अपना सिर विक्रांत के कंधे पर टिका दिया। उस पल दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी, न कोई शिकायत, न कोई गलतफहमी, सिर्फ विश्वास, सम्मान और एक सच्चे रिश्ते की गर्माहट थी। विक्रांत ने उसे धीरे से बिस्तर के किनारे बैठाया। दोनों कुछ देर तक हाथों में हाथ डाले अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखते रहे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब उनके रिश्ते की नींव कभी अहंकार पर नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और प्रेम पर टिकेगी। उस रात उनके बीच शब्दों से ज्यादा खामोशी ने बातें की, और उसी खामोशी में दो अनजान दिल सचमुच जीवन साथी बन गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो सानवी की मांग का सिंदूर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, और विक्रांत के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी। खिड़की के बाहर नई सुबह थी, और उनके दिलों के भीतर भी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।